हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप सभी के लिए एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आई हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल था 2000। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के बुसान शहर से होती है, जहां हम 9 साल की एक नन्ही सी लड़की को अपने कंधे पर एक छोटी बच्ची के साथ और कुछ अन्य जरूरी सामान के साथ किसी बुजुर्ग महिला का घर ढूंढते हुए देखते हैं, जिसका नाम मालसून है। आखिरकार पड़ोसी डोंग की मदद से वो वहां पहुंच जाती है, लेकिन मालसून घर पर नहीं है। किसी काम के सिलसिले में वो बाहर गई है। ऐसे में वो लड़की शांति से घर में दाखिल होकर वहीं आंगन में बैठ गई। वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी कुछ देर बाद मालसून घर वापस आई और सामने एक अनजान छोटी सी लड़की को देखकर पूछती है, तुम कौन हो बेटा, यहाँ क्या कर रही हो। लड़की डर कर उठ गई और पास में मौजूद अपने सामान को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। मालसून को लगता है उसने उसके घर से कहीं चोरी तो नहीं की और उसी के घर में पनाह ले रही हो। वो उस चीज को देखने के लिए लड़की के हाथों से छीनती है और उसी खींचातानी में वो टूटकर नीचे गिर गई और हमें मालूम पड़ता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि अस्थियां थी, उसकी माँ की अस्थियां, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दुखी मन से लड़की कहती है, ये मेरी माँ किम की अस्थियां हैं। किम का नाम सुनते ही मालसून भौचक्की रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी थी, जो कुछ सालों पहले एक संगीतकार बनने की चाह में घर छोड़कर भाग गई थी। मालसून मायूस होकर एक जगह अपनी बेटी की भूली बिसरी यादों में खो जाती है। आखिर अपने बच्चे के दूर चले जाने का दुख एक माँ से बेहतर कौन समझ सकता है। काफी देर की चुप्पी तोड़ने के बाद वो लड़की से पूछती है, क्या मैंने तुम्हारी माँ की अस्थियों का घड़ा तोड़ दिया। वो बोलती है, जी हाँ, आपने मेरी नहीं अपनी बेटी की अस्थियों को गिरा दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो एक अच्छी माँ थी, इसलिए समझ जाएंगी। फिर मालसून ने उस लड़की का नाम पूछा। लड़की कहती है, मेरा नाम गोंगजू है और वो शांति से सो रही मेरी बहन का नाम निंजू है। मालसून उसके नाम का जिक्र होते ही कहती है, अच्छा गोंगजू, यानी कि राजकुमारी, तुम वाकई एक प्रिंसेस हो बेटा। चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। समझदार गोंगजू अपनी नानी माँ को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके लिए तो इतना ही काफी है कि उन्होंने उसे अपने दिल में और इस घर में जगह दे दी। इसलिए वो उनका हाथ बटाने के लिए उनके साथ किचन में चली गई और वो धीरे धीरे वीरान पड़ी मालसून की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। जिसके बाद हम गोंगजू को स्कूल जाते हुए देखते हैं। यहाँ टीचर पार्क उसे सभी बच्चों से मिलवाती है और लिम उसका सबसे पहला दोस्त बनता है, जो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करता है। लेकिन कोई और भी है जो उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहता, और वो है उसी की क्लास की एक चुलबुली लड़की हुआंग, जो किसी खिलौने की तरह रोजाना गोंगजू से झगड़ती रहती है। समझदार गोंगजू अपनी नानी माँ के साथ हंसी खुशी रह रही थी और हाथों से बुने गए रुमाल, स्कार्फ बेचकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाती, उसी से गुजारा कर लेती। एक रोज जब मालसून फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाकर बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर सामने की बेंच पर बैठे डोंग पर जाती है, जो गोंगजू की टीचर पार्क को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो उसके प्रपोजल को ठुकराकर वहां से चली गई। मालसून ये सब कुछ देर देख रही थी और वो डोंग से कहती है, बताओ, तुम्हारी माँ को पता चला कि एक लड़की भी तुमसे नहीं पट रही तो उसे कैसा लगेगा। बेचारी का दिल कितना दुखी हो जाएगा। डोंग उनसे गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज आप माँ को कुछ मत बताइएगा। मालसून बड़े ही नाटकीय ढंग से कहती है, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी, मैं तो खुद परेशान हूँ। पिछले 10 दिनों से मेरा एक भी सामान जो नहीं बिका। डोंग समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है और उनसे कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं आपके सारे के सारे रुमाल खरीद लूंगा, बस आप इस बात को यहीं भूल जाइए। देर रात जब नानी माँ के साथ गोंगजू काम में मदद कर रही थी, तभी उसके बाल पर लगा हुआ धागा हटाने के लिए नानी माँ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन
उनके छूते ही गोंगजू अचानक डर गई, मानो जैसे उसके साथ अतीत में कुछ हुआ हो या फिर कोई ऐसी चीज जिसे वो छुपा रही हो। मालसून जानने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो निंजो को सुलाने के बहाने से वहां से चली गई। सुबह स्कूल जाते वक्त उसकी मुलाकात डोंग से होती है। वो एक रंग बिरंगे रुमाल को फोल्ड करके गोंगचू को देता है और कहता है, इसे अपनी मैडम पार्क तक पहुंचा देना। साथ ही साथ रुमाल को खोलने से भी मना कर देता है, लेकिन गोंगचू डोंग की आंखों से ओझल होते ही फौरन उसे खोलकर सब कुछ पढ़ लेती है, जिसमें डोंग ने पार्क के लिए अपने प्यार के जज्बात लिखे हुए थे और जिसे बड़ी ही होशियारी से गोंगचू मैडम पार्क तक पहुंचा देती है और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं लगता। छुट्टी में लिम के साथ घर जाते वक्त उसकी नजर स्कूल की दीवारों पर लगी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है, जिन्हें स्कूल की टीचर ने इकट्ठा किया है। गोंगजू भी उन तस्वीरों को अपने पास रखने की इच्छा जाहिर करती है, क्योंकि उसे भी तस्वीरों का बहुत शौक है। इसी दौरान उसकी नाक से अचानक खून गिरने लगता है। लिम तो डर जाता है, लेकिन गोंगजू के लिए मानो ये आम बात हो, और ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ। वो फौरन अपनी जेब से चीनी का पैकेट निकालकर खा लेती है। लिम पूछता है, आखिर तुम चीनी क्यों खा रही हो? वो कहती है, ताकि मेरी एनर्जी बरकरार रहे। इस पर लिम कहता है, एनर्जी तो मीट खाने से आती है ना, जो कि मेरे घर में बहुत पड़ा है। क्या तुम खाना चाहोगी? वो गुस्से में बोलती है, जरूरी है कि हर चीज तुम्हें बताई जाए, और फिर वहां से चली जाती है। लिम बेचारा उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चल देता है। भी हम वहां नानी माँ को अपने दोस्तों के साथ रोजाना की तरह पत्ते खेलते हुए देखते हैं, जहां वो लोग शराब और सिगरेट भी पी रहे हैं। इस बात पर गोंगजू नानी माँ पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि इससे उसकी बहन पर असर पड़ सकता है। सिगरेट के धुएं से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, और यहीं पर उसकी मुलाकात लिम की माँ से होती है, जो कि अक्सर निंजो के लिए माँ के दूध की व्यवस्था करती थी। वो पूछती है, क्या निंजू का टीकाकरण हो गया है? अगर नहीं तो तुम्हें जल्दी थोड़ी दूर पर मौजूद एक बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो इस हफ्ते सभी को फ्री में टीके लगा रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। और फिर ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं गोंगजू और उसकी नानी हमेशा की तरह सुपरमार्केट से निंजो के लिए फ्री डायपर्स को चुराते हुए दिखते हैं, लेकिन आज उनकी ये चोरी पकड़ी जाती है, जिस पर काफी बवाल मचता है। बदकिस्मती से ये सब कुछ हुआंग देख लेती है और अगले दिन स्कूल में इस बात को फैलाने की धमकी देती है। तो गोंगजू पूछती है, आखिर उसे क्या चाहिए? जिस पर वो बेहद शैतानी मुस्कान के साथ अपनी इच्छा बताती है कि उसे लिम के साथ वक्त गुजारना है। गोंगजू लिम को कहती है, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना? क्या मेरे लिए हुआंग के साथ लंच नहीं कर सकते? बेचारा लिम बोला, मुझे मरने को कह दो, वो मंजूर है, लेकिन उसके साथ मैं एक पल नहीं गुजारना चाहता। गोंगजू बोलती है, बस कुछ ही देर की बात है, एक लंच ही तो करना है, मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। आखिरकार लिम मान जाता है, और फिर हम उसे हुआंग के साथ बेमन ढंग से लंच करते हुए देखते हैं। वो ये सब सिर्फ गोंगजू के लिए कर रहा था, लेकिन हुआंग को लगता है कि हो ना हो वो दोनों इस मुलाकात के बाद करीब आ जाएंगे। लंच के बाद सेल्फी लेने के लिए हुआंग अपना कैमरा निकालती है, जिसे देख के लिम काफी खुश होता है। वो फोटो तो खिंचाना चाहता है, मगर हुआंग के साथ नहीं, और उसे कहता है, क्या मैं ये कैमरा ले सकता हूँ? वो कहती है, हाँ, जब तक तुम्हारा मन करे तुम इसे रख सकते हो। इस बात से अनजान कि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो तो इससे अपनी और गोंगजू की ढेर सारी फोटो लेने वाला है। जैसे कि अंदाजा था, अगले दिन हम गोंगजू को हुआंग के उसी कैमरे के साथ लिम की फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं, और उसकी तस्वीर को निकालते हुए गोंगजू कहती है, तुम्हें पता है मुझे तस्वीरों से इतना प्यार क्यों है? दरअसल इनकी खासियत होती है कि ये कभी झूठ नहीं बोलती। जो जैसा होता है उसे वैसे ही परोसकर सामने रख देती हैं और सब कुछ बेनकाब कर देती हैं। दोनों अगले दिन स्कूल में इन तस्वीरों को देखकर खूब हंसते हैं। तो वहीं किनारे पर बैठी हुआंग ये सोचकर मुंह बना लेती है कि आखिर उसने कैमरा देखकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तभी क्लास में मैडम पार्क आती हैं और सभी बच्चों से पूछती हैं
क्या वो जिम क्लास के लिए अपनी ड्रेस लेकर आए हैं? सिवाय गोंगजू के हर बच्चे के पास उसकी ड्रेस थी, क्योंकि नानी माँ बड़ी मुश्किल से उसकी स्कूल की फीस दे पा रही थी। ऐसे में जिम ड्रेस के लिए वो उनसे कैसे कह सकती है? बस फिर क्या था, सभी बच्चे जिम क्लास के लिए चले जाते हैं और गोंगजू क्लास में अकेली रह गई। इसी बीच उसकी नजर कुछ ही दूर मौजूद एक लाल रंग के पर्स पर जाती है, जिसे कोई बच्चा भूल गया था। थोड़ी देर बाद जब सभी बच्चे क्लास में वापस आते हैं तो पर्स सीट पर नहीं होता। ये पर्स गोंगसुक नाम के बच्चे का था, जो मैडम पार्क को बता रहा है कि उसमें $30 थे, जो मेरी जूडो क्लास की फीस थी। अब क्योंकि गोंगजू ही उस क्लास में अकेली थी, इसलिए इल्जाम उसी पर लगाया जाता है और यहाँ नानी माँ को बुलाया गया। हालांकि किसी के पास भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि पर्स गोंगजू ने ही चुराया है, मगर गरीबी और क्लास में नई होने की वजह से सबने एक साथ मिलकर उसी पर इल्जाम लगा दिया। थोड़ी देर बाद ऑफिस में नानी माँ जाती है और घबराई हुई गोंगजू को देखकर कहती है, तुम बाहर जाओ, मैं देख लूंगी। नानी माँ पहले तो गोंगसुक की घमंडी माँ से बेहद तमीज से पेश आती है, लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें और उनकी नातिन को चोर और लुटेरे का परिवार कहने लगती है, नानी माँ भी गुस्सा हो जाती है और देखते देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगती है। अचानक उस लाल पर्स लिम ऑफिस में लेकर आता है और कहता है, क्या ये वही पर्स है? गोंगसुक की माँ कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? लिम बोलता है कि गोंगजू ने नहीं चुराया था, बल्कि बाहर मैदान में पड़ा था, जिसे शायद गलती से आपका बेटा वहीं भूल गया था। और फिर किसी तरह ये मामला यहीं पर सुलझ जाता है। मालसून के साथ डोंग भी यहाँ आया हुआ है, जो जाते जाते मैडम पार्क को मनाने के लिए उनसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ लंच पर चलेंगी। पार्क कहती है, हाँ जरूर, लंच क्या, मैं तुम्हारे साथ टी, कॉफी और ड्रिंक के लिए भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यह बात कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने से अधिक उम्र के लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं। डोंग इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ लंच पर चल रही हो, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिर्फ 24 साल का हूँ, बस दिखने में बड़ा लगता हूँ। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे तुरंत नौकरी मिल जाएगी, जिसके बाद देश सेवा करने के लिए मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मुझसे उम्र में बड़ी हो। लेकिन पार्क को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। उसे लगता है कि शायद वो उसे पाने के लिए अपनी उम्र छुपा रहा है और लंच पर मिलने को कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मालूम पड़ता है कि हकीकत में पर्स को किसी और ने नहीं, बल्कि गोंगजू ने ही चुराया था और लिम ये बात अच्छे से जानता था। उसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसके बैग से पर्स निकालकर टीचर के सामने झूठ बोला कि वो ग्राउंड में मिला था। गोंगजू लिम का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही भरोसा तोड़ने के लिए माफी भी मांगती है, जिस पर लिम बस उससे एक ही सवाल पूछता है, आखिर तुमने पर्स को क्यों चुराया? क्या तुम्हें अपनी जिम के लिए ड्रेस खरीदनी थी? तो गोंगजू कहती है, नहीं, मैं इन पैसों का क्या ही करती, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। मैं तो नानी माँ का टूटा हुआ चश्मा बनवाना चाहती थी। चश्मा ना होने की वजह से उन्हें पूरी रात आंखों में दर्द रहता है। वो ठीक से रुमाल की सिलाई भी नहीं कर पाती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं गलती से कोई दुर्घटना ना हो जाए। गोंगजू को इतना सीरियस होता देख क्लिम फौरन उसकी एक तस्वीर खींच लेता है और कहता है, तुम कहती हो ना ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, बस अब इसी तरह तुम्हें भी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना। रात में अचानक टीवी की लाइट चली जाती है तो नानी माँ कहती है, ना जाने क्यों आज इतना बोरिंग सा लग रहा है, समय ही नहीं कट रहा और तुम्हें कार्ड भी खेलना नहीं आता। तो गोंगजू बोलती है, क्यों ना हम बेवकूफ बनाने वाला एक गेम खेलें, जिसमें हम लोग अपना अपना राज बताएंगे और जो जिसे बेवकूफ बना लेगा वो जीत जाएगा। जिसके बाद गेम शुरू होता है। सबसे पहले गोंगजू कहती है, आपने मुझे निंजू के जो डायपर फेंकने के लिए कहा था, मैंने उन्हें फेंका नहीं, बल्कि वापस से धोकर संभाल कर रख दिया और आपको बेवकूफ बना दिया। अब नानी माँ कहती है, तुम्हें पता है इस टीवी की जोरदार आवाज के पीछे मैंने 2 बार फार्ट किया, लेकिन तुम्हें हल्का सा भी अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि मेरा पेट खराब है। तो गोंगजू हंसते हुए कहती है, मैंने अपने पैर 2 दिन से नहीं धोए।
नानी माँ कहती हैं, और मैं 3 दिनों से नहीं नहाई। घर का शांत माहौल अब हंसी मजाक में तब्दील हो चुका था। तभी गोंगजू बोलती है, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरी असली माँ मेरी माँ नहीं है। आपकी बेटी मेरी सौतेली माँ थी, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। और ये सुनते ही एक बार फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। गोंगजू को लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मालसून कहती है, बेटा शायद तुम हार गई हो, क्योंकि ये कोई राज नहीं है, मुझे ये सच्चाई पहले से ही पता थी। गोंगजू बोली, अगर ऐसा था तो आपने हमें अपनाया क्यों, हमारा इतना ख्याल क्यों रखा? तो नानी माँ कहती हैं, क्या तुम अपनी माँ से नफरत करती थी? वो बोली, हाँ, क्योंकि वो मुझे बहुत मारती थी, लेकिन पिताजी की मौत के बाद उन्होंने हमें बेघर नहीं किया। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में आज भी हैं। जिस पर नानी माँ बोली, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे भी नफरत नहीं करनी चाहिए बेटा। मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए माफ कर रही हूँ, पर क्या तुम मेरी बेटी को उसकी गलती के लिए माफ कर सकती हो, जो उसने तुम्हें इतना मारा पीटा? और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि आखिर उस रोज नानी माँ ऊन के धागे को हटाने के लिए जब गोंगजू के बाल को छू रही थी तो वो क्यों डर गई थी। दरअसल ये खौफ उसकी सौतेली माँ का था, जिन्होंने न जाने कितनी दफा उसे बिना किसी वजह के बेरहमी से मारा। और आज मालसून अपनी बेटी की उस गलती के लिए गोंगजू से माफी मांग रही है। गोंगजू की नन्ही आंखें इस बात का साफ साफ सबूत दे रही हैं कि उसका अतीत कितना खौफनाक था। लेकिन फिर भी वो सब कुछ भुलाकर एक नए दिन की शुरुआत के लिए सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह वो नानी माँ के साथ अपनी बहन को वैक्सीन लगवाने के लिए क्लिनिक पहुंची, और उसे यहाँ मालूम पड़ता है कि जो वैक्सीन फ्री में लग रही है उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। अगर वहीं कुछ पैसे दे दिए जाएं तो बिना साइड इफेक्ट वाली वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। गोंगजू वहां इस बात पर अड़ जाती है कि आखिर ऐसा अन्याय क्यों, जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें बेकार वैक्सीन लगाई जा रही है। तभी गलती से नानी माँ निंजो की जगह किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेती हैं, और बगल में बैठी निंजो कुर्सी पर से नीचे गिर जाती है, जिसकी नाक से खून निकलने लगता है। आनंद फानंद में वहां मौजूद एक महिला डॉक्टर उसका इलाज करती है, परंतु वो जब निंजो की शरीर पर कुछ अनजाने निशान देखती है तो फौरन सीनियर डॉक्टर को मदद के लिए बुलाती है, और हमें पता लगता है निंजो को एक जानलेवा बीमारी है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे की प्लेटलेट हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण उसका ये हाल हुआ है। उसका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें इसके लिए कुछ अन्य टेस्ट भी करना जरूरी है। वहीं नानी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोली, आखिर इस बीमारी को क्या कहते हैं, और एक छोटी सी बच्ची को इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो सकती है? नानी को गोंगजो संभालती है और कहती है, वो परेशान ना हो, बस ये समझ लीजिए जैसे कि हमें चोट लगने पर आसानी से थोड़ा खून बहकर रुक जाता है, वैसे निंजो के मामले में नहीं है। जब उसे कोई चोट लगती है तो उसके शरीर का खून रुकने का नाम नहीं लेता, इसलिए अगली बार से ध्यान रखिएगा कि निंजो को चोट ना लगे। डॉक्टर एक गंभीर बीमारी का इतनी आसानी से सुझाव देती गोंगजू को देखकर दंग रह जाते हैं। आपको ये बता दे दोस्तों कि इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। अगले दिन क्लास में मैडम पार्क ने परिवार के ऊपर सभी को एक एक कहानी लिखने के लिए कहा। आज सुनने की बारी है। ऐसे में वो सबसे पहले गोंगजू को बुलाती है, जिस पर वो थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि परिवार क्या होता है इसका एहसास उसे अभी तक नहीं हुआ। फिर भी डगमगाते कदमों के साथ अपने द्वारा लिखी कहानी को सबके सामने सुनाती है। एक जंगल में कुत्तों का एक जोड़ा रहता था। एक रोज वो अपने छोटे से बच्चे के लिए खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। तभी एक शिकारी उन दोनों को पकड़ लेता है, और फिर वो उस नन्हे पपी के पीछे भी पड़ जाता है। पपी अपनी जान बचाने के लिए घंटों भागता है और थककर एक गांव के नजदीक पहुंचकर बेहोश हो जाता है। अचानक एक बूढ़ी महिला वहां से गुजर रही थी, जो उसे उठाकर अपने घर ले जाती है, और पानी को गर्म करने के बाद एक कपड़े के नीचे कुछ छुपाकर उस पपी के पीछे आती है, मानो वो उसे अपना नाश्ता बनाना चाहती हो। और जब पपी की आंखें खुलती हैं तो वो काफी डरा हुआ था, जिसके सामने चावल से भरा एक कटोरा रखकर महिला ने कहा, परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आखिर किसी के साथ खुशियां बांटना और एक दूसरे का ख्याल रखना ही तो परिवार है। गोंगजू की ये छोटी सी
मगर प्यारी सी कहानी सुनकर क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। यहाँ तक कि हुआंग भी अपने हाथों को रोक नहीं पाती। दोपहर में स्कूल से घर आते वक्त वो देखती है नानी माँ अपनी पड़ोसन रोजी आंटी से झगड़ रही हैं, और यही बातों बातों में उसे मालूम पड़ता है कि सिर्फ उसकी बहन ही बीमार नहीं है, बल्कि नानी माँ को भी भूलने की बीमारी है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं। ये पता चलते ही गोंगजू को अपनी बहन की थोड़ी फिक्र होने लगती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि गलती से भी उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसे में नानी माँ ये भूल गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि जब वो स्कूल या बाहर किसी काम से जाती है तो नानी माँ ही तो हैं जो निंजो का ध्यान रखती हैं। कहीं ना कहीं नानी माँ को भी अपनी हालत का अंदाजा है, और उन्हें भी ये खौफ सताने लगा कि कहीं जाने अनजाने वो निंजो को चोट ना पहुंचा दें। जैसे आज इन्होंने रोजी को मारकर उसका हाल किया है। वो गोंगजू से कहती हैं, क्या एक पागल औरत के साथ रहना तुम्हें सही लगता है? मेरे हाथ कुछ भी गलत हो सकता है। गोंगजू बोली, आप परेशान मत हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रख सकते हैं। ये सुनकर नानी माँ गुस्से में बोली, जब मैं उसका डायपर तक बदलना भूल जाती हूँ, यहाँ तक कि न जाने आजकल कितने काम याद नहीं रहते, तो मैं निंजो का ध्यान कैसे रखूंगी? मैं तो खुद बूढ़ी हो चुकी हूँ और बीमार भी। गोंगजू ने समझाती हुई कहती है, कोई बात नहीं, आप मत रखिएगा ख्याल, मैं अकेले ही आप दोनों का ख्याल रखने के लिए काफी हूँ। मगर बदकिस्मती से 2 रोज बाद आखिर वही होता है जिसका डर था। एक दिन सूरज की गर्मी के सामने गलती से नानी माँ अपना चश्मा रख देती हैं, जिसकी गर्म किरणों से निंजो का हाथ जल जाता है और आनंद फानंद में उसे फिर से अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है। नानी माँ अपनी बीमारी और गलती दोनों का पश्चाताप कर रही थी। एक तो पहले ही उनकी माली हालत ठीक न होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा सकती, और न ही निंजो का। ऊपर से 2 छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी उनके लिए अब बोझ सी लगने लगी है। वो नम आंखों के साथ डोंग से कहती हैं, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढ सकते हो जो उन बच्चियों का ख्याल रख सके? मुझे कोई रास्ता जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नानी माँ को अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि अगर जल्द ही उन्होंने कोई दूसरा अच्छा परिवार नहीं देखा तो यकीनन उनकी गैर मौजूदगी में वो दोनों बच्चे फिर से एक बार अनाथ हो जाएंगे, और तब न जाने दुनिया उनके साथ कैसा सलूक करेगी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जैंग को उस छोटी बच्ची निंजो की चिंता सताने लगती है। उनसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। दिलचस्प बात यह है कि जब भी वो उसे देखते हैं तो उन्हें अपनी बेटी की याद आती है, जिसकी मृत्यु कुछ दिन पहले एक बीमारी के चलते हो गई। दोनों पति पत्नी निंजो को गोद लेने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ वो चाहते थे कि अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। नानी माँ तो उसके लिए राजी हो जाती हैं, लेकिन जब ये बात गोंगजू को मालूम पड़ी तो वो बेहद भड़क गई। आखिर इस अनजान दुनिया में उसका था ही कौन? एक बहन, नानी माँ, लिम और हुआंग जैसे प्यारे दोस्त। डोंग उसे समझाता है, निंजो की बीमारी के लिए उसका एक बेहतर इलाज होना जरूरी है, वो भी अच्छे अस्पताल में, और ऐसे में उन लोगों से बेहतर कोई नहीं। ऊपर से वो उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार देंगे, आखिर उन्होंने अपनी खुद की बच्ची जो खोई है। ऐसे में गोंगजू वापस अपनी बहन के पास अस्पताल चली जाती है और प्यार से दुलार करते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और फिर मैं, तुम और नानी माँ, हम तीनों पहले की तरह साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मालसून की बीमारी बढ़ती जा रही है। अब वो खाना खाकर भी भूल जाती है। अस्पताल में रहकर गोंगजू को एहसास होता है कि वाकई डॉक्टर जांग और उनकी पत्नी उसकी बहन के लिए क्या कर रहे हैं, और निंजो का ख्याल उनसे बेहतर कोई नहीं रख सकेगा। उसे नानी माँ की बातें सही लगने लगती हैं। अगर बहन को जिंदा रखना है तो डॉक्टर से अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है, और अंत में वो बेमन से ही सही लेकिन इसके लिए तैयार हो जाती है। सुबह लिम और हुआंग उससे मिलने अस्पताल आते हैं। गोंगजू सारा सामान पैक कर रही है। आज निंजो अपने नए घर जाने वाली है, जहां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। गोंगजू हुआंग को उसका कैमरा लौटाते हुए कहती है, अब मेरी बहन जा चुकी है, मुझे इसका कोई काम नहीं, तुम अपने पास रख लो। हुआंग बोली, शायद ये तुम्हारे लिए ही बना है, वैसे भी मैं इसका क्या करूंगी? जब तक मेरा वजन कम नहीं हो जाता तब तक तुम इसे अपने पास रख लो। जिसका मतलब साफ था कि हुआंग के दिल में गोंगजू के लिए नफरत नहीं रही।
उल्टा दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि अगर लिम आज उसके साथ है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं गोंगजू है। कुछ देर बाद हम देखते हैं निंजो वहां से डॉक्टर के घर जा चुकी है। नानी माँ उसकी याद में रो रो कर कहती है, बेटा मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी शादी होते हुए देखूं। बस मैं इतना चाहती थी कि तुम मेरी आंखों के सामने बड़ी होकर अपने पैरों पर चलो और मेरे पास दौड़कर आकर मुझे गले लगा लो। लेकिन शायद ईश्वर मेरी बदकिस्मत जिंदगी में खुशी के पल डालना भूल ही गए। निंजो तो जा चुकी है, लेकिन अब नानी माँ गोंगजू को भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हैं। वो बेहद कठोर दिल से रोजाना उसे झगड़ती हैं, उसे घर छोड़ने के लिए कहती हैं, यहाँ तक कि ये भी कहती हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम अपनी बहन की तरह यहाँ से चली जाओ। पर गोंगजू अच्छे से जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। दिल पर पत्थर रखकर कहे गए उनके कड़वे बोल बस छलावा हैं, एक ऐसा छलावा जिससे गोंगजू को बुरा लग जाए और वो अपनी बहन निंजो के पास चली जाए, क्योंकि डॉक्टर और उसकी पत्नी दोनों बहनों को गोद लेने के लिए तैयार थे। इस बात को लेकर उन दोनों में कई दिनों तक झगड़ा होता रहा, पर गोंगजू नानी माँ से साफ साफ कह देती है, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सारी कोशिशें करने के बाद जब नानी माँ थक गई तो वो एक रोज गोंगजू को अपने बाल धुलने के लिए कहती हैं, और जब गोंगजू उनके बालों पर शैम्पू कर रही थी तब वो बोली, बेटा तुम्हें पता है इस उम्र में मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द क्या है? गोंगजू ने क्या पूछा तो वो जवाब देती हैं, तुम, क्योंकि तुम मेरे लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करती हो, मगर उसके बदले में शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा वक्त नजदीक आ चुका है, मैं भी इस घर में और नहीं रहना चाहती। गोंगजू कोई जवाब न देकर उनके बाल धोती रहती है और फिर अगले रोज अपना सारा सामान पैक करके डोंग के साथ नानी माँ वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ती है। अंदर एक कमरे में दुपक कर बैठी गोंगजू की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपनी नानी माँ को अंतिम विदाई देने की हिम्मत नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा, जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहती, आखिर वो उससे दूर क्यों हो जाते हैं। पहले निंजो और अब नानी माँ। एक ही हफ्ते में गोंगजू अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर गई। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। नानी माँ थोड़ी देर इंतजार करती हैं और फिर उदास मन से वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और हम गोंगजू को डॉक्टर जैंग के घर पर देखते हैं। उन्होंने उसे न केवल गोद ले लिया, बल्कि दोनों पति पत्नी उनका बेहद अच्छे से ख्याल भी रखते थे। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी है, लेकिन नानी माँ अभी भी उसके जहन में है और ये यादें एक बार फिर से तरोताजा हो जाती हैं जब सफाई करते वक्त अपने द्वारा खींची गई उनकी एक तस्वीर उसके हाथ लगी। वो फौरन उनसे मिलने के लिए वृद्धाश्रम पहुंची, जहां नानी माँ ऊपर के कमरे में नहीं होती, तो वो उन्हें ढूंढते ढूंढते बाहर गार्डन तक जाती है और देखती है कि सामने एक बूढ़ी औरत एक रुमाल में कुछ बुनने में मग्न है। उन्हें देखकर गोंगजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, इस उम्मीद में कि वो फिर उसे देखकर खुशी से झूम उठेंगी। गोंगजू कहती है, नानी माँ आप यहाँ हैं। मालसून पीछे मुड़ी और बोली, बेटा तुम इतनी खूबसूरत आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो? क्या तुम किसी से बिछड़ गई हो? ये सुनते ही गोंगजू के जज्बात फूट कर बाहर आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, मैं अपनी नानी माँ से बिछड़ गई हूँ। मालसून उसे गले लगाकर कहती है, रो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए उन्हें ढूंढ निकालूंगी। वैसे मेरा नाम मालसून है, तुम्हारा नाम क्या है? जोर जोर से रोती बिलखती गोंगजू अपना नाम बताती है, जिस पर वो कहती हैं, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, इसका मतलब एक प्यारी सी राजकुमारी होता है। और फिर उसी गाने को गुनगुनाने लगती हैं जो अक्सर गोंगजू अपनी छोटी बहन निंजो को सुनाने के लिए गाया करती थी, जिसके साथ हमें मालूम पड़ता है कि अब नानी माँ की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वो धीरे धीरे सब भूल बैठी हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस जैंग गोंगजू को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो वो है ही नहीं। बिस्तर पर सारा सामान बकायदा अच्छे से समेट कर रखा गया है, साथ ही एक खत भी पड़ा है जिसमें लिखा था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ, कुछ यादें
हमेशा अनकहे मेहमानों की तरह दस्तक दे जाती हैं, जिन्हें रोकना शायद किसी के बस की बात नहीं। यहाँ मैं आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करती हूँ कि मेरी बहन को खुश रखें, जिसके लिए मैं उम्र भर आप दोनों की शुक्रगुजार रहूंगी। इससे पहले कि मेरी नानी माँ सब कुछ भूल जाए, मुझे उनकी मदद करनी होगी। मैं उनके बाल धोऊंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी, ताकि उनकी ढेर सारी तस्वीरें कैद कर सकूं और उन्हें इस बात का एहसास दिला सकूं कि अभी भी जिंदा रहने के कई मायने हैं। मैं उन्हें दुनिया की सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत देना चाहती हूँ। ऐसी यादें सजाना चाहती हूँ जिसे कोई बीमारी चाह कर भी उनसे जुदा ना कर सके, तब तक जब मैं एक बार फिर अपनी बहन से दोबारा नहीं मिल लेती। कई महीने बीत जाते हैं। नानी माँ अपने आप चलने फिरने में असमर्थ हैं। हालांकि गोंगजू इस वक्त भी उनके बेहद करीब है। वो भी क्यों ना हो, जिस महिला ने उसे जब संभाला, जब उसका अपना इस दुनिया में कहने के लिए कोई नहीं था, तो आखिर इतने बुरे वक्त में वो उनका साथ कैसे छोड़ दे। नानी माँ उसे धीरे से अपने पास बुलाती हैं और दबी आवाज में कहती हैं, क्या हम बेवकूफ बनाने वाला खेल खेलें? गोंगजू फट से राजी हो गई। नानी माँ शुरुआत करते हुए कहती हैं, मैंने सामने वाली दराज में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। गोंगजू देखती है, उसमें एक घड़ा है, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने पहली मुलाकात में तोड़ दिया था। गोंगजू बोली, क्या आपको पता है, जब आप सो रही थी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने आपको 5 बार चूमा, आपको पता भी नहीं चला। आखिर मैंने आपको बेवकूफ बना ही दिया। नानी माँ उस दिन को याद करते हुए कहती हैं, एक रोज एक प्यारी सी राजकुमारी जैसी लड़की अपने कंधों पर एक छोटा सा बच्चा लेकर मेरे दरवाजे पर आई और कहा कि वो मेरी बेटी की बेटी है, जबकि मुझे पता था कि वो मेरा खून नहीं है। फिर भी मैं काफी खुश थी, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अकेली रही, अकेली सोई और इस बेरंग जिंदगी को बस जीती चली गई। परंतु जब ईश्वर ने खुद मेरे दरवाजे पर 2 नन्ही परियों को खुशियों के रूप में भेजा, तो आखिर मैं खुश क्यों नहीं होती। परंतु मैंने अपने जज्बातों को हमेशा तुमसे छुपा के रखा और तुम्हें बेवकूफ बनाया। क्यों, सही कहा ना? गोंगजू बोली, नहीं नानी, इस बार आप हार गईं, क्योंकि मैं हमेशा से जानती थी कि आप कितनी खुश हो और हमसे कितना प्यार करती हो। नानी बोली, अब जो कि मैं हार गई हूँ, तो क्या मुझे हार का कर्ज चुकाना पड़ेगा? वो कहती है, हाँ, आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। और फिर वो वही क्लास में सुनाई एक कुत्ते के परिवार की कहानी नानी को सुनाने लगी, जिसे सुनते सुनते अचानक नानी माँ का शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो धीरे धीरे आंखें बंद कर देती हैं। लेकिन जो नींद आज उन्हें लगी है, अब वो उससे कभी नहीं उठने वाली। गोंगजू की आवाज भी कहानी सुनाते सुनाते धीमी हो जाती है, ताकि नानी माँ उठ ना जाए। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि नानी माँ अब कभी दोबारा उसे राजकुमारी कहने के लिए नहीं उठेंगी, तो वो उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। और फिर कहानी कुछ सालों बाद चली गई, जहाँ हमारे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है, जो कोई और नहीं गोंगजू है। वो देश की बहुत बड़ी फोटोग्राफर बन चुकी है और आज उसके कुछ मास्टरपीसेस का एग्जीबिशन लगा हुआ है। यहाँ उससे मिलने लिम और गुआंग भी आए हुए हैं। जी हाँ, बचपन का वही प्यार जो जवानी में साकार हो चुका है, और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। फिलहाल वहाँ कई नामी ग्रामी हस्तियों का जमावड़ा है। मीडिया भी उनका इंटरव्यू लेने के लिए तरस रही है। कुछ वक्त बीतता है और एग्जीबिशन खत्म हो गई। सबके जाने के बाद गोंगजू दोबारा अकेली पड़ गई। तभी उसके सामने एक लड़की आती है, जिसने हाथों से गढ़ा राजकुमारी का बिल्कुल वैसा ही स्कार्फ पहना हुआ है जैसा गोंगजू के पास है। गोंगजू को समझते देर नहीं लगती कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन निंजो है, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और जाते जाते गोंगजू कहती है, अपने हाथों में कैमरा लेकर मैंने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब मैं नानी माँ के साथ थी और इस कैमरे से ये तस्वीरें कैद की थी। उनके जाने के बाद मैं एक बार फिर से अकेली हो गई, लेकिन आज फिर निंजो को वापस भेजकर ईश्वर ने मेरा अकेलापन दूर कर दिया। मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी।
जिसके साथ ही हमारी ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ हर रोज सुनने के लिए हमारे चैनल लोक कथाएं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।